दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी निबंध एवं नाटक के बारे में, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सेकंड पेपर के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आज उन जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। तो आपको आज उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम डिस्कस करवाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों इस वीडियो से कम नहीं अधिक से अधिक क्वेश्चन फंसने की उम्मीद रहेगी दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारी ज्ञान सामग्रियों को एकाग्रता के एकाग्र किया है और आप इसका जो है एकाग्रता से अध्ययन करिए। ठीक है दोस्तों, इसमें समग्र अध्ययन जो करवाया जाएगा इसका पूरे इस हिंदी सेकंड पेपर का। दोस्तों इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएंगे। ठीक है, कहीं से भी वो पूछ ले तो यहीं से पूछेगा, इन्हीं से पूछेगा दोस्तों। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बने रहें अंत तक शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम शुक्ला और आप देख रहे हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं हिंदी की। ठीक है, अब अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये है प्रश्न आपके सामने, ऐसी स्लाइड प्रस्तुत हुई कुछ। ठीक है, जैसा कि अगले वीडियो में हम बता चुके हैं। आप चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निबंध का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, निबंध का जनक किसे कहा जाता है। इसमें इन्होंने नहीं पूछा कि हिंदी निबंध या फिर किस निबंध की बात की जा रही है। ठीक है, केवल बात की जा रही है निबंध की, कि निबंध का जनक किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है फ्रेंच साहित्यकार मानतेन को। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हिंदी निबंध की बात की जाए, हिंदी निबंध की अगर बात करें हम, तो हिंदी निबंध का जनक जो है, हिंदी निबंधों का जनक किसको कहा जाता है, तो लक्ष्मी सागर वारसे को कहा जाता है हिंदी निबंध का जनक। ठीक है दोस्तों, हिंदी निबंध का जनक जो है, इनके अनुसार जो लक्ष्मी सागर वारसे जी हैं, इनके अनुसार इन्होंने बताया है हिंदी निबंध का जनक किसको बनाया जाए, किसको कहा जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि हिंदी निबंध का जनक जो कहा जा सकता है वो पंडित बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी में सर्वप्रथम निबंध लेखन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि हिंदी में सर्वप्रथम निबंध लेखन किसने किया। तो किया दोस्तों भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने। ठीक है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने किया। अब बात कर लें, यानी अगर हम बात करें निबंध की, तो भारतेंदु युग से निबंध रचना प्रारंभ होती है दोस्तों। ठीक है, और हिंदी निबंध की विकास यात्रा को निम्न 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग और पांचवा स्वतंत्रोत्तर युग यानी छायावाद युग। दोस्तों इस तरह से जो है निबंध की विकास यात्रा को बांटा गया है 4-5 भागों में। ठीक है दोस्तों, तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी जो थे, ये जो है सबसे पहले निबंधकार हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने निबंध लिखा है। अब दोस्तों बात कर लें भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से थे। तो वो थे भारतेंदु जी खुद स्वयं थे अपना, और उसके बाद में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र भी थे, लाला श्रीनिवास दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी, काशीनाथ खत्री, ज्वाला प्रसाद तोताराम और अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी एवं प्रेमघन आदि आते हैं भारतेंदु युग के निबंधकार के रूप में हमारे सामने। तो दोस्तों देखिए आपके हमने अभी क्या क्या बताया कि भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं वो कौन कौन हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करें हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें समग्र अध्ययन है हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का, बीए फर्स्ट ईयर। ये दोस्तों अगर कल जो है हिंदी फर्स्ट पेपर है एग्ज़ाम, और परसों जो है वो सेकंड पेपर का एग्ज़ाम है। किस यूनिवर्सिटी का है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कि किस निबंध लेखक को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जी को प्रताप नारायण मिश्र जी को निबंध लेखक को, ये निबंध लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनको हिंदी का एडिशन कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए कि किस निबंध लेखक को हिंदी का स्टील कहा जाता है। अब देखिए हिंदी का स्टील किस निबंध लेखक को कहा जाता है, तो बालकृष्ण
भट्ट को कहा जाता है हिंदी का स्टील। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट एक निबंध लेखक हैं। आगे चलकर इन पर चर्चा करेंगे हम अभी। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु ने मुसलमानी राज्य एवं अंग्रेजी राज्य के बारे में क्या कहा है? तो भारतेंदु जी ने कहा कि मुसलमानी राज्य को इन्होंने कहा, भारतेंदु जी ने, हैजा, और अंग्रेजी राज्य को इन्होंने बताया कि क्षयी रोग। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, 6वें नंबर की क्वेश्चन की बात करें हम तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? कब और कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों कानपुर में 1913 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर इनकी जो ये सन नहीं है, कानपुर में जो इनकी जन्म हुआ 1913 में, ये संवत 1913। ठीक है, अब बात करेंगे अगर इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु अगर इनकी देखी जाए तो कानपुर में ही हुई थी, संवत 1951 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये ये प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन भी किया था। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की, यानी ईश्वर की मूर्ति निबंध के निबंधकार कौन है? ईश्वर की मूर्ति एक क्या है? ये शीर्षक है निबंध का, तो ये इसके निबंधकार कौन है? तो वो है प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, अब देखिए अगर इनकी और रचनाएं देख ली जाएं प्रताप नारायण मिश्र महोदय की, तो इनकी रचनाएं हैं, काव्य की बात की जाए तो काव्य में इन्होंने किस तरह से, इन्होंने काव्य और गद्य दोनों में जो है रचनाएं की हैं। तो इनकी अगर काव्य रचनाएं देखी जाएं तो वो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास तथा आवार वैचारिक निबंध। ठीक है, अगर आवार वैचारिक निबंध इनका देखा जाए तो वो दोस्तों क्या क्या आता है हमारे सामने कि मनोयोग्य, नास्तिक, शिवमूर्ति, फिर मन और सोने का डंडा आदि इनके कौन से हैं? वैचारिक निबंध। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम तो 8वें नंबर क्वेश्चन में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? कब तक किया था मतलब? ठीक है, कब तक किया था? तो किया था 1920 तक। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब तक किया था? 1920 तक किया था। दोस्तों चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, यानी लेखन कला में प्रताप नारायण मिश्र किसको अपना आदर्श मानते हैं? मतलब आदर्श मतलब अच्छा मानते हैं, और अपने कुछ इज्जत देने, मतलब जिसको कोई इज्जत दी जाती है उसे आदर्श कहा जाता है। ठीक है, तो लेखन कला में प्रताप नारायण मिश्र किसको अपना आदर्श मानते हैं? तो भारतेंदु जी को, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। कौन मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतलब कौन मानते हैं? तो मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रताप नारायण मिश्र जी मानते हैं। अब देखिए अगर बात की जाए दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक नाम हमने बताया था यहाँ पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इंपॉर्टेंट है। इनका हम थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू आपको दे दें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वो 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। और इनका निधन मतलब यानी मृत्यु की बात की जाए तो 21 दिसंबर सन 1938 को रायबरेली में ही हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर द्विवेदी यानी द्विवेदी महोदय कौन, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए कि राहुल संकृत्यायन ने या इन्हें मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को क्या कहा है? इन्होंने चतुर्माली की संज्ञा दी है। किसने? राहुल संकृत्यायन कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र, जानते हैं उनके लोग, ये जो है मतलब बहुत यात्राएं की है इन्होंने। अब देखिए दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की, यानी किसके निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है? किसके निबंधों को आचार्य शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा? किसके निबंधों को? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने बातों का संग्रह कहा है। दोस्तों इसका 10वें नंबर की हम व्याख्या कर दें थोड़ी, तो आप मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों देखिए अगर इनके निबंधों को देखा जाए, इनके निबंधों को देखा जाए, ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, तो दोस्तों हमारे सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है, इसके अंतर्गत इनके निबंध जो हैं वो हैं। देखिए दोस्तों अब इनके एक एक करके इनके निबंध बताते जा रहे हैं, आप अच्छे से इसको सुनिएगा, आपके माइंड में जो है ये छप जाना चाहिए कि हाँ कौन कौन से निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। दोस्तों देखिए इनके निबंधों को देखा जाए तो देखिए कविता, आत्मा, ज्ञान, प्रतिभा, नाट्य शास्त्र, संपादक की विदाई, दमयंती चंद्रोपालंभ, ठीक,
पालंब, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, अनुमोदन का अंत, महिष शतक की समीक्षा, कालिदास का समय निरूपण, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कौटिल्य कुठार, नेपाल मालाबार, सांची के पुराने स्तूप, बनारस, अतीत स्मृति, समर भूमि का दृश्य, और फिर इसके बाद में आता है दृश्य दर्शन, प्राचीन चिन्ह, भारत के प्राचीन नरेशों मतलब राजाओं की दिनचर्या आदि इनके निबंध हैं। दोस्तों देखिए, इन्होंने साहित्य की परिभाषा देते हुए भी कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। क्या कहा इन्होंने कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसे गद्य की कसौटी मानते हैं? तो वो निबंध को मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गद्य की कसौटी मानते हैं। दोस्तों देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी किसे गद्य की कसौटी मानते हैं? तो निबंध को मानते हैं गद्य की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ला महोदय। अब देखिए शुक्ला जी की बात की जाए दोस्तों, तो इनका जन्म जो हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हम बता दें, एक ओवरव्यू इनका दे दें थोड़ा सा, बहुत कम शब्दों में। तो शुक्ला जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर दोस्तों इनकी बात की जाए इनके निबंध संग्रह की, तो दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला के निबंध संग्रह हैं वो मतलब निबंध संग्रह है उसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि में दोस्तों 4 भाग हैं। तो जो 4 भाग हैं, इनका जो पहला भाग है चिंतामणि का, इसके लिए चिंतामणि के पहले भाग पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषक उपाधि मतलब वो जो सम्मान होता है उससे विभूषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर इनके संबंध में बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय ने कहा कि हिंदी संसार में शुक्ल जी अपने दम का एक और अद्वितीय व्यक्तित्व लेकर अवतीर्ण हुए हैं। ठीक है दोस्तों देखिए कि जो हमने यहाँ पे एक बात आपको बताई अभी कि ये जो हमने बताया कि ढंग मतलब कि दंग बताया होगा, तो दंग नहीं दोस्तों वो ढंग होगा। ठीक है, क्या कहा द्विवेदी जी ने क्या कहा है, मतलब कौन से द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय ने रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहा कि हिंदी संसार में शुक्ल जी अपने ढंग का एक और अद्वितीय व्यक्तित्व लेकर अवतीर्ण हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 19 मई 1979 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था इनका निधन। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दोस्तों अगर इनकी मृत्यु इतने मतलब हुई थी, तो इनके जन्म की बात अगर की जाए तो इनका जन्म दोस्तों जो हुआ था वो 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हो गया था। ठीक है, अब बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज किसने माना है? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज किसने माना है? तो माना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। ठीक है, अब देखिए अगर बात की जाए, देखिए दोस्तों इन्होंने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय ने निबंध को 5 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से 5 भागों हैं? समीक्षात्मक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, ऐतिहासिक निबंध, वैयक्तिक निबंध और गवेषणात्मक निबंध, यानी 5 तरह से निबंधों को इन्होंने विभाजित किया है 5 भागों में। दोस्तों यदि पाठ्यक्रम की बात की जाए कि अपने पाठ्यक्रम में द्विवेदी जी का कौन सा निबंध है अपने पाठ्यक्रम में, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पाठ्यक्रम में, तो वो देवदारू निबंध संकलित है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक, यानी 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो हम पाते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विषय से स्नातक थे? ठीक है, परास्नातक थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। किस विषय से? तो वो अंग्रेजी साहित्य से ये परास्नातक थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। दोस्तों देखिए, अगर रामविलास शर्मा का जब कभी नाम आता है तो हमारे माइंड में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। ठीक है, तो हम उन प्रश्नों का थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दें, मतलब इनके जन्म के संबंध में, ठीक है, इनकी मृत्यु के संबंध में और इनके प्रिय रचनाकार के संबंध में थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दें।
तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था वो 10 अक्टूबर 1921 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी में हुआ था। और निधन की बात की जाए दोस्तों तो इनका निधन जो हुआ था वो 31 मई 2000 सन 2000 को दिल्ली में हो गया था। दोस्तों देखिए इनके अगर प्रिय रचनाकार की बात करें हम, किसके प्रिय रचनाकार, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के प्रिय रचनाकार की बात करें हम तो उनके हमारे सामने दो नाम ऐसे आते हैं, मुंशी प्रेमचंद और निराला जी। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इनके प्रिय रचनाकार की संज्ञा में आते हैं। दोस्तों देखिए 17 नंबर, देखिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं, डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रारंभ में किस नाम से कविताएं लिखते थे, तो वे अगिया बैताल नाम से कविताएं लिखते थे। कौन लिखते थे अगिया बैताल नाम से कविताएं? डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते थे। दोस्तों देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, मिश्र जी ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया, तो वो किया था साहित्य अमृत पत्रिका का संपादन किया था। किसने किया था? मिश्र जी। मिश्र जी मतलब विद्यानिवास मिश्र, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी ने साहित्य अमृत पत्रिका का संपादन किया था। दोस्तों अब विद्यानिवास मिश्र की बात आ गई और उनके जन्म हम ना मतलब बताएं या फिर उनकी मृत्यु ना बताएं, उनके कुछ निबंध ना बताएं तो फिर बेकार है वीडियो बनाना यार। तो हम आपको बता दें कि विद्यानिवास मिश्र का जो जन्म हुआ था वो 14 जनवरी 1926 को गोरखपुर के पकड़डीहा गांव में, तथा मृत्यु की बात की जाए इनके तो 14 फरवरी सन 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर दोस्तों मिश्रा जी के निबंधों को देखा जाए तो हमारे सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी, उनमें से उन निबंधों को हम आपके सामने आपको बताने जा रहे हैं। तो वो पहला निबंध इनका हल्दी धूप, मतलब पहला निबंध नहीं, मतलब अगर एक सीरियल से देखा जाए तो हल्दी धूप और दधी अच्छत, ये एक निबंध है इनका। देखिए अंगद की नियति इन्हीं की निबंध है। चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, कौन तू फुलवा बीन निहारी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, तथा तमाल के झरोखे से। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपने निबंध को लिखा है। किसने लिखा? विद्यानिवास मिश्र महोदय ने लिखा। काफ़ी अच्छे निबंधकार की संज्ञा में आते हैं विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने अभी भी बताया किसके बारे में, विद्यानिवास मिश्र के बारे में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कुबेरनाथ राय के बारे में, यानी 1800 मतलब सन 18 नंबर क्वेश्चन, कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इनका प्रथम निबंध संग्रह है, कौन सा है? प्रियानील कंठी इनका प्रथम निबंध संग्रह है। किसका? कुबेरनाथ राय का। दोस्तों बात करें हम कुबेरनाथ राय की तो कुबेरनाथ राय का जन्म दोस्तों सन 1933 ईस्वी में मलासा यानी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, तथा निधन 5 जून 1996 को हो गया था। निधन मतलब दोस्तों मृत्यु, ठीक, तो 1996 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 5 जून 1996, और सन 1933 में ये इनका जन्म हुआ था। किसका? कुबेरनाथ राय का। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखी जाएं तो हमारे देखिए हम आपको इनकी रचनाएं बता दें तो प्रिया नीलकंठी हमने भी बताई, प्रिया नीलकंठी इनकी प्रथम रचना है दोस्तों। और आगे बात करें तो रस आकेठक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, मणिपुतुल के नाम, महाकवि की तर्जनी, किरात नदी में चंद्र मधु और मन पवन की नौका, त्रेता तथा बृहद शाम, कामधेनु आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। जयशंकर प्रसाद जी के अंतिम नाटक का रचना वर्ष बताइए। अंतिम नाटक का रचना वर्ष बताइए। तो वो अंतिम नाटक इनका कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी है। और वर्ष की बात की जाए तो 1933 है इसका वर्ष। दोस्तों जयशंकर की बात करें हम, जयशंकर बहुत काफ़ी अच्छे निबंध नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़े नाटककार हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का दोस्तों जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1889 ईस्वी में, काशी में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु की बात की जाए तो 15 नवंबर सन 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अंततः क्षय रोग से ग्रस्त हुए थे। ये खैर जीवन परिचय की बात है तो अलग का टॉपिक है। फिलहाल हम जहाँ तक हर कवियों का आपके सामने ओवरव्यू प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों, तो इनका भी थोड़ा ओवरव्यू हम आपको बता दें कि इनका जन्म 1889 में काशी में हुआ था। मृत्यु हुई थी 15 नवंबर
सन 1936 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने यानी जयशंकर प्रसाद महोदय ने 12 नाटकों की कुल मिलाकर रचना की, मतलब 12 नाटकों की रचना की, जिनमें सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का, नाग यज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट तथा ध्रुव स्वामिनी शामिल है। दोस्तों अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मतलब इसमें देखा जाए, किसमें, अवध यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में, तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है ये संकलित है। दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक से भी तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं, तो वो 3 अंक है ध्रुव स्वामिनी नाटक में। दोस्तों बात करें 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के काल्पनिक चरित्रों का नाम लिखिए। तो काल्पनिक चरित्र इसमें कौन कौन से हैं, शिखर स्वामी, मंदाकिनी, पुरोहित तथा कोमा। दोस्तों थोड़ा हम ध्रुव स्वामिनी के बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि ध्रुव स्वामिनी आखिर में ध्रुव स्वामिनी के अंदर क्या व्यवस्था की गई है, क्या कैसे ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक में किस तरह से व्यवस्था है, क्या है नाटक में। तो देखिए दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका जो है वो ध्रुव स्वामिनी है, जो लिच्छवी राजा की पुत्री हैं। कौन, ध्रुव स्वामिनी लिच्छवी राजा की पुत्री हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अगर इस नाटक का आधार ग्रंथ देखा जाए तो विशाख का देवी चंद्र गुप्तम है। ठीक है, अगर और इसकी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो इस नाटक में गुप्त वंश के सम्राट जो हैं रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा चंद्रगुप्त की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें जो देखा जाए स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं, तो स्त्री पात्र दोस्तों हैं इसमें ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, इसमें स्त्री पात्र हैं। जबकि पुरुष पात्र की बात की जाए दोस्तों तो पुरुष पात्र में आते हैं हमारे सामने चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल एवं मिहिर देव हमारे सामने आते हैं पुरुष पात्र के रूप में, और महिला पात्र ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा 3 ही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए इस नाटक की क्या समस्या है, तो दोस्तों इस नाटक की ये समस्या है, बहुत प्रमुख समस्या है कि नारी मुक्ति की समस्या पर केंद्रित है ये नाटक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की, मतलब 26 नंबर, सॉरी यार 26 नंबर नहीं, 22 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कोमा के पिता कौन है, तो कोमा के पिता कौन है दोस्तों, मिहिर देव है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामगुप्त की विवाहिता ध्रुव स्वामिनी किससे प्रेम करती हैं, तो वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं, रामगुप्त की विवाहिता ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, बात करें 24 नंबर क्वेश्चन, सम्राट समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो सम्राट समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का नाम दोस्तों रामगुप्त था। ठीक है दोस्तों, रामगुप्त था किसके पुत्र का, सम्राट समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का नाम रामगुप्त था। दोस्तों बात करें 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, यह कसक भरे आंसू सहजा, यह कसक भरे आंसू सहजा, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक का एक कथन है, मतलब शीर्षक गीत है, सॉरी मतलब ये कसक भरे आंसू मतलब सहजा, ये शीर्षक गीत किसने गाया, मतलब ये गीत है वो उसी नाटक में, किस नाटक में, ध्रुव स्वामिनी नाटक में। तो इस गीत को किसने गाया है, तो गाया है मंदाकिनी ने इस गीत को गाया है। क्या गाया, ये कसक भरे आंसू सहजा, ये शीर्षक है केवल, और गीत जो होगा वो अलग होगा। अब गीत हम नहीं जानते कि गीत कौन सा है, यही शीर्षक है इसका। शीर्षक मतलब जो ऊपर लिखा होता है कि हाँ मतलब कोई पाठ, जो पाठ का नाम होता है वही शीर्षक होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों भैया 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि रामगुप्त ने किसे नीति शास्त्र का बृहस्पति कहा है। नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा है, किसने, रामगुप्त ने, किसमें, ध्रुव स्वामिनी नाटक में। तो शिखर स्वामी ने कहा है रामगुप्त को नीति शास्त्र का बृहस्पति। बृहस्पति मतलब गुरु, बृहस्पति मतलब गुरु, देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति जी हैं। तो यहाँ आशय नीति शास्त्र का बृहस्पति कहा है किसने, शिखर स्वामी ने कहा, किसको कहा, रामगुप्त को कहा। तो बृहस्पति मतलब गुरु। ठीक, अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, एक बात और हम आपको बता दें कि रामगुप्त ने ही ध्रुव स्वामिनी को कहा है काल सर्पिणी स्त्री। काल सर्पिणी स्त्री किसने कहा है ध्रुव स्वामिनी को, तो रामगुप्त ने ही कहा है। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, यानी राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। ये कथन किसका है, ये इसी नाटक का कथन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथन है कि राजनीति का प्रतिशोध का एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। ये कथन किसका है, मिहिर देव का कथन है। ठीक है दोस्तों, मिहिर देव एक पुरुष पात्र हैं इस नाटक के, इन्हीं का ये कथन है। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, यानी कोमा ध्रुव स्वामिनी से क्या मांगने के लिए गई थी। कोमा ध्रुव स्वामिनी से क्या मांगने गई थी। कोमा भी स्त्री पात्र है और ध्रुव स्वामिनी भी स्त्री पात्र है, और इस नाटक की ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका जो है वो ध्रुव स्वामिनी ही है। ठीक है, तो कोमा ध्रुव स्वामिनी से क्या मांगने गई थी, तो वो सकराज का 100 मांगने गई थी।
कोमा ध्रुव स्वामी से। अब बात करें दोस्तों 29 नंबर। देखिए दोस्तों 29 नंबर, एकांकी शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों एकांकी शब्द का अर्थ क्या है। अब देखिए दोस्तों एकांकी शब्द का अर्थ देखा जाए तो ये हमने लिख रखा है कि एकांकी शब्द का जो अर्थ होता है वो कहाँ है। एकांकी शब्द का क्या अर्थ है, तो एक अंक वाला जो है वही एकांकी के शब्द का अर्थ है। जबकि इसकी परिभाषा अगर एकांकी की देख लें दोस्तों हम, तो एकांकी की परिभाषा हमारे सामने आती है। अगर बात की जाए, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा है इसको परिभाषित करते हुए, किसको, एकांकी को, कि इन्होंने बताया कि किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का, कैसा बताया इन्होंने, किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक तथा एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य अभिव्यंजन ही एकांकी है। किसने कहा है, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा है एकांकी को परिभाषित करते हुए। दोस्तों देखिए अगर बात की जाए, एकांकी और नाटक, दो शब्द आपके सामने आते हैं। एकांकी और नाटक में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, तो अंतर हम बता दें एकांकी और नाटक में क्या है। तो देखिए दोस्तों, एकांकी जो होता है एक ही अंक में परिपूर्णता प्राप्त करने वाला नाटक एकांकी होता है। एकांकी भी एक नाटक है, लेकिन कैसा नाटक है, एकांकी एक ही अंक में परिपूर्णता प्राप्त करने वाला एक नाटक है। जबकि बात करें हम नाटक की, नाटक जो होता है दोस्तों वो अनेक अंकों और दृश्यों में अपनी संपूर्णता को निखारने वाला साहित्यांग है। कौन, नाटक। दोस्तों क्लियर हो गया होगा एकांकी और नाटक में अंतर। दोस्तों बात करते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, अगर दोस्तों देखिए एक व्यक्ति थे पर्सिवल वाइल्ड, इन्होंने कहा है एकांकी के बारे में कि इन्होंने कहा दोस्तों एकांकी के बारे, क्या कहा है दोस्तों एकांकी के बारे में, किसने, तो पर्सिवल वाइल्ड ने कहा एकांकी के बारे में कि एकांकी की प्रेरणा, उसका लक्ष्य, उसकी आत्मा एकात्मकता में है। एकात्मकता मतलब एक है, ठीक है, एकत्र मतलब एकत्रित है सब, एकात्मकता है। अब दोस्तों देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो एकांकी का भीष्म पितामह, आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। और किसने कहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह निम्न में से किसने कहा है। 4 ऑप्शन होंगे, सभी जानते हैं। तो वो कहा किसने, डॉक्टर भोलानाथ भ्रमर ने कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह। दोस्तों देखिए थोड़ा ओवरव्यू दे दें तो सेठ गोविंद दास ने आधुनिक एकांकी का जन्मदाता जो बताया है, सेठ गोविंद दास ने एकांकी का जो जन्मदाता बताया है आधुनिक एकांकी का, और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, श्री राम नाथ सुमन, मतलब इन्होंने सब तमाम लोगों ने बताया है कि एकांकी जो ये आधुनिक एकांकी है, मतलब कौन, आधुनिक एकांकी नाटक जो है इसके जनक कौन हैं, तो वो बताया है किस, राम कुमार वर्मा को बताया। किसने बताया है, किसने बताया, सेठ गोविंद दास ने बताया, विष्णु प्रभाकर ने बताया, डॉक्टर लक्ष्मी लाल ने बताया, ठीक है, श्री रामनाथ सुमन ने बताया, ठीक है, कि ये लोग कौन है, एकांकी के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। एकांकी मर्मज्ञ किसको बताया है, राम कुमार वर्मा को बताया है। आधुनिक एकांकी का जन्मदाता भी बताया है, किसने, इन सब ने, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, श्री रामनाथ जैसे आदि एकांकीकारों ने बताया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जबकि अलग बात करें हम और लोगों की, तो जैसे डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदेव बाहिरी, पंडित सदगुरु शरण अवस्थी, डॉक्टर दशरथ ओझा, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त तथा श्री अज्ञे यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे आदि आलोचकों एवं विद्वानों ने प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि सर पे एग्ज़ाम है, तो जल्दी जल्दी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से और बाहर क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा। जिस तरह से समझा रहे हैं आपको इतने अच्छे से, मतलब अलग से दोस्तों, एक एक चीज़ हमने अच्छी इंक्लूड कर रखी है इस वीडियो के अंदर।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्सिवल वाइल्ड की एकांकी संबंधी पुस्तक कौन सी है। तो इनकी एकांकी संबंधी पुस्तक है दोस्तों द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन एक्ट प्ले। ठीक है, इनकी पुस्तक है किसकी, पर्सिवल वाइल्ड की है। एकांकी के संबंध में इन्होंने कहा था, हमने अभी ये भी बताया। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो रेडियो एकांकी के कितने भेद किए गए हैं। रेडियो एकांकी के कितने भेद किए गए हैं। तो दोस्तों रेडियो एकांकी के 10 भेद किए गए हैं। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बचपन का नाम था कुमार नाम था इनके बचपन का, किसके, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। दोस्तों अगर बात की जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के माता का नाम क्या था, तो माता का नाम इनके था श्रीमती राजरानी देवी। और पिता की बात की जाए तो पिता का नाम था श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। किसके, राम कुमार वर्मा के पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा था। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 15 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ठीक है, अगर इनके एकांकी संग्रह की बात की जाए तो इनके एकांकी संग्रह बहुत सारे हैं। उनका नाम हम आपको सुना दें, एक बार बता दें कि इनके जो एकांकी संग्रह हैं वो हैं सप्तकिरण, पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव आदि। दोस्तों इतने सारे इन्होंने एकांकी संग्रह हैं इनके, किसके, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जो कौमुदी, मतलब चलिए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने इंक्लूड कर रखा, अभी इसी पे हमने चर्चा करनी है कि आपके पाठ्यक्रम में, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके बारे में इस पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा एक एकांकी सम्मिलित है, तो वो कौमुदी महोत्सव सम्मिलित है इस पाठ्यक्रम में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कौमुदी महोत्सव में, अगर कौमुदी महोत्सव की बात की जाए तो ये अपने पाठ्यक्रम में, मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पाठ्यक्रम में है। तो कौमुदी महोत्सव में कुसुमपुर के समाहर्ता हैं वो वसुगुप्त हैं, तथा अगर पुष्पदंत की बात की जाए तो पुष्पदंत दोस्तों कुसुमपुर के कार्यांतिक पद पर विराजमान है। कौन, वसुगुप्त कुसुमपुर के। पुष्पदंत जो हैं कुसुमपुर के कार्यांतिक, ठीक है, पद पर विराजमान है। अब दोस्तों बात की जाए अलका इसी में है एक, तो अलका कुसुमपुर की राज नर्तकी है। मतलब एक प्रकार, मतलब अगर इंग्लिश में कहे राज नर्तकी, मतलब राज्य की डांसर जो होती हैं वही है, मतलब राज नर्तकी पहले शुद्ध हिंदी में कहा जाता था, तो वो राज नर्तकी है। ठीक है, अलका कुसुमपुर की राज नर्तकी हैं। और अलका पहले जो मतलब नर्तकी थी वो किस दरबार की थी, तो नंद दरबार की राज नर्तकी थी अलका। तो दोस्तों ये सब इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन इस तरह से हम आपको बता रहे हैं तो कि क्वेश्चन आपका कहीं से छूटने वाला नहीं है। दोस्तों अच्छे से वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, 2-3 बार आप वीडियो देख लेंगे तो सारा रिवीजन इसी में हो जाएगा आपके सेकंड पेपर का। दोस्तों बात करें 37 नंबर को, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, यानी हृदय का व्यापार नहीं होता सम्राट, किसका कथन है, तो ये अलका का कथन है। अलका कौन है, अलका नर्तकी है, राज नर्तकी है दोस्तों। तो उसी नाटक की बात है, किसकी, कौमुदी महोत्सव की। तो कौमुदी महोत्सव में ये अलका का कथन है, कौन, हृदय का व्यापार नहीं होता सम्राट, ये सम्राट से बोल रही है अलका। ठीक है, अब चलिए बात करें हम 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव में पुरस्कार मिलता है देवी भीख नहीं। कौमुदी महोत्सव में पुरस्कार मिलता है देवी भीख नहीं, किसका कथन है, तो ये कथन है चाणक्य का। ठीक है, अब बात करें 37 नंबर क्वेश्चन, यानी भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों आगे बहुत बढ़िया एकांकीकार, मतलब जो नाटककार हैं, एकांकी नाटकों के जो, मतलब इनकी बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है एकांकी, अगर देखा जाए एकांकी नाटकों की। देखिए जो भुवनेश्वर प्रसाद का जो जन्म हुआ था, तो ये हुआ था 1910 में शाहजहांपुर में हुआ था भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म। दोस्तों भुवनेश्वर प्रसाद की बात करें हम, तो भुवनेश्वर प्रसाद जो हैं इनके एकांकी नाटकों की संख्या बहुत है। दोस्तों उसको हम आपको बता दें थोड़ा शार्ट में कि इनकी जो हैं, मतलब क्या भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी हैं वो किस तरह से हैं। तो श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, ये पहली इनकी एकांकी नाटक है, पहला एकांकी नाटक है। अब और बात करें प्रतिभा का विवाह, शैतान एक साम्यहीन साम्यवादी, रोमांस, लाटरी मृत्यु, हम अकेले नहीं, 8:15 बजे, असर, आदमखोर, गोगोल के नाटक, इंस्पेक्टर जनरल का एकांकीकरण, रोशन और आग, कठपुतलियाँ, फोटोग्राफर के सामने, तांबे के कीड़े, इतिहास की किंचुल, आज़ादी की नींद, जेरूसलम सिकंदर,
जेरूसलम अलग है और सिकंदर जो है अलग है। सिकंदर, अकबर, चंगेज खां, ठीक है, सिक्कों की गाड़ी, खामोशी तथा स्ट्राइक। दोस्तों जो स्ट्राइक ये कहानी हमने बताई, कहानी सॉरी नहीं, एकांकी नाटक कहानी जो है ये स्ट्राइक अपने पाठ्यक्रम में है, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पाठ्यक्रम में है। कौन एकांकी स्ट्राइक, ठीक है दोस्तों। और ये किस प्रकार की एकांकी है? कौन स्ट्राइक, तो वो प्रतीकात्मक है, ठीक है। जो ये कौन एकांकी, स्ट्राइक एकांकी जो है ये प्रतीकात्मक एकांकी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, स्ट्राइक के प्रमुख पुरुष पात्र का क्या नाम था? तो श्रीचंद नाम था स्ट्राइक के प्रमुख पुरुष पात्र का, ठीक है। बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी कब लिखा गया था? तो वो 1937 ईस्वी में लिखा गया था, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी। दोस्तों लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के पात्रों की संख्या बात की जाए तो इसमें पात्रों की संख्या 7 है, ठीक है, लक्ष्मी के स्वागत में। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्क एक कुशल टेक्नीशियन है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर रामचरण महेंद्र ने कहा है कि अस्क जी जो है एक कुशल टेक्नीशियन है। अब दोस्तों बात करते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अस्क का जीवन संघर्षों का एक जीवित इतिहास है, किसका कथन है? अस्क का जीवन संघर्षों का एक जीवित इतिहास है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों मतलब डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का है कथन, ठीक है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का कथन है। क्या कथन है? अस्क का जीवन संघर्षों का एक जीवित इतिहास है। अब बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, उदय शंकर भट्ट जी की प्रथम एकांकी संग्रह का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट जी की प्रथम एकांकी संग्रह का नाम बताइए। तो दोस्तों इनकी प्रथम एकांकी संग्रह का नाम है 10,000, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1938 में इसका प्रकाशन हुआ, किसका? 10,000 का। दोस्तों अब चलिए हम आगे थोड़ा बात कर लें, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू हम दे दें कि जो ये उदय शंकर भट्ट जी थे, इनकी जो 10,000 ये एकांकी है, इनकी प्रथम एकांकी संग्रह है, जबकि मतलब इनकी प्रथम एकांकी है 10,000, जबकि इनके अगर प्रथम एकांकी संग्रह की बात की जाए तो वो है अभिनव एकांकी है, ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 में हुआ, किसका? इनके प्रथम एकांकी संग्रह का अगर प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो 1940 में हुआ, जबकि इनके प्रथम एकांकी का अगर प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो 10,000 यानी 1938 में हुआ, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण मिश्र किस प्रकार के नाटक के प्रणेता माने जाते हैं? ठीक है, तो समस्या नाटकों के प्रणेता माने जाते हैं कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण मिश्र का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो 1987 ईस्वी में वाराणसी में हो गया था इनका निधन, किसका? लक्ष्मी नारायण मिश्र का निधन। दोस्तों अब लक्ष्मी नारायण जी की बात आ गई तो थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दें लक्ष्मी नारायण जी के, ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी का। तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण जी का जन्म जो हुआ था वो आजमगढ़ जिले के बस्ती नामक ग्राम में सन 1903 ईस्वी में हुआ था लक्ष्मी नारायण जी का जन्म, ठीक है। अब बात करें इनके प्रमुख एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं, तो निम्न है, ठीक है, निम्न मतलब हम अभी बताएंगे, ठीक है। इनके एकांकी संग्रह हैं दोस्तों, अशोक वन, प्रलय के पंख पर, भगवान मनु तथा अन्य एकांकी कावेरी में कमल, स्वर्ग में विपल्लो, नारी का रंग, बाल एकांकी आदि इनकी प्रमुख एकांकी संग्रह हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी सांसारिक समस्याओं के निराकरण के लिए मिश्रा जी ने लिखा है। ये मिश्रा जी मतलब कौन है? मिश्रा जी लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी। इन्होंने बताया जो सांसारिक समस्याएं आजकल के जीवन में हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि संसार की समस्याएं जिनके लिए आजकल इतना शोर मचा हुआ है, जो संसार की समस्याएं हैं जिनके लिए आजकल जो समाज में इतना शोर मचा हुआ है, वो जो हैं तराजू के पल्ले पर नहीं सुलझाई जा सकती। जो समस्याएं हैं वो तराजू के पल्ले पर नहीं सुलझाई जा सकती। कैसे सुलझाई जा सकती हैं दोस्तों? तो वो पैदा हुई हैं बुद्धि से। कौन? जो आजकल समस्याएं हैं वो बुद्धि से पैदा हुई हैं और उनका हल भी बुद्धि से ही मिलेगा। किसने कहा ये बात? ये कहा है मिश्रा जी ने, यानी मिश्रा जी लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी ने कहा है दोस्तों। अब बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, यानी उदय शंकर भट्ट के पिता और पितामह का क्या नाम था? दोस्तों उदय शंकर के पिता और पितामह का क्या नाम था? दोस्तों तो इनके पिता का नाम था पंडित मेहता फतेह शंकर भट्ट
और पितामह का नाम था इनके दुर्गा शंकर भट्ट। दोस्तों इनकी बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था उदय शंकर भट्ट का, इनका जन्म हुआ था 1898 में उत्तर प्रदेश की इटावा नामक ज़िले में। ठीक है, ये अपने ननिहाल में पैदा हुए थे। ठीक है, वैसे अगर इनकी बात की जाए तो इनके पूर्वज जो थे वो गुजरात के मूल निवासी थे। ठीक है, लेकिन कालांतर में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कर्णवास ग्राम में बस गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी बात हो रही थी? उदय शंकर भट्ट के पूर्वज की। ठीक है, इन जो उदय शंकर भट्ट का जन्म हुआ था वो अपने ननिहाल में हुआ था। अब बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम तो पुरुष की कार रात में किसके पंप पर खड़ी थी? तो किसके पंप पर खड़ी थी दोस्तों? किसके पंप पर खड़ी थी? तो वो खड़ी थी मिल्खा राम के पंप पर खड़ी थी पुरुष की कार रात में। ठीक है, रोशन की दिवंगता पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था, रोशन की पत्नी का नाम सरला था। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्त्री घूमने के लिए किस शहर में जाने को कहती है? तो लखनऊ शहर में जाने को कहती है स्त्री घूमने के लिए। ठीक है, अब बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, शक शिविर में ध्रुव स्वामी के भेष में कौन जाता है? चंद्रगुप्त जाता है शिविर में ध्रुव स्वामी के भेष में। ठीक है, शक शिविर में। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन आज के वीडियो का, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने गीतों का संयोजन हुआ है? तो दोस्तों हुआ है कुल 4 गीतों का संयोजन हुआ है ध्रुव स्वामी नाटक में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों इसी वीडियो के अंतर्गत जो जो बताए गए हैं अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को, और अगर इस चैनल पे आप नए नए आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल यानी अपने चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो घंटे का बटन है वो भी दबा दें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जैसे आप इतने ज्ञानवान हो जाएंगे इस वीडियो को जानने के लिए, क्योंकि ज्ञानवान की बात नहीं, आप किताब से भी पढ़ सकते हैं ये सब सारा ज्ञान, लेकिन जो यहाँ पे समग्र अध्ययन करवाया गया है कि आप मतलब अगर नहीं पढ़ना चाहते किताब से तो आप वीडियो देख करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पे पहली बार होगी ऐसी वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।